और खबरें तफसील से। जुमे के पेश नजर श्रीनगर शहर में आज दोबारा बंदिश आयद कर दी गई थी। इसकी वजह से शहर खास और मासूमा जैसे इलाकों में ट्रांसपोर्ट और आवाम की आवाजाही थम गई थी। हसास मकामात पर नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया। इस बीच साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत असल सियासी धारे के कई लीडरान मुसलसल 33वें रोज भी हिरासत में हैं। हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट ने मजीद तफसीलात दी है। वादी कश्मीर में आज जुमा के पेश नज़र सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। यहाँ श्रीनगर शहर के हवाले से अगर हम बात करें तो श्रीनगर शहर के कई हिस्सों में, जिनमें डाउनटाउन के कई इलाके आते हैं और यहाँ लाल चौक में मायसूमा का इलाका आता है, सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। सड़कों पर खारदार तार बिछाए गए और सिक्योरिटी फोर्सेस को हसास इलाकों में तैनात किया गया है ताकि वो अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रख सकें। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो जामिया मस्जिद का एरिया है, जामिया मस्जिद के पूरे एरिया को सील ऑफ कर दिया गया है ताकि जुमा नमाज के बाद वहाँ पे कोई गड़बड़ी ना हो सके। ऐसे में देखें तो सरकार की कोशिश रहेगी आज दिन भर अमन अमान से निकल जाए। फिरोज बानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कुपवाड़ा जिला आज जुमे के पेश नज़र सख्त बंदिशें आयद रहीं। इसकी वजह से लोगों की नकल हरकत महदूद होकर रह गई। दुकानें और कारोबारी इदारे बंद हैं। जगह जगह पुलिस और दीगर फोर्सेस की भारी तैनाती रही। उधर हंदवाड़ा लंगेट में सख्त बंदिशें आयद रहीं। हंदवाड़ा पुलिस के जरिए गिरफ्तार किए गए इलाका मावर के रियाज अहमद नामी एक शख्स की पुरस्रार मौत की वजह से इलाके में हालात कशीदा मगर काबू में रहे। इंतजामिया ने वाक़े की तहक़ीक़ात का यकीन दिलाया है। SP हंदवाड़ा आशीष मिश्रा ने न्यूज़ 18 को फोन पर बताया कि मुतल्लिक़ा शख्स ने पुलिस स्टेशन के बाथरूम में खुद को फांसी दी थी। लवाक़ीन तहक़ीक़ात का मुतालबा कर रहे हैं। और उधर मोबाइल और इंटरनेट बंद होने की वजह से तलबा व तालिबात के साथ साथ आम लोगों को मुश्किलात का सामना है। आज कलारूश लदा में उस वक्त कोहराम मच गया जब 3 रोज से लापता शब्बीर अहमद की लाश उसके आबाई गांव में मकई के खेत में पाई गई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम किया। उसके बाद लाश को लवाक़ीन के हवाले किया गया। पुलिस ने मामले की निस्बत तहक़ीक़ात शुरू कर दी। कल हंदवाड़ा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया पुलिस स्टेशन में, तो एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपने कोई कार्रवाई की? क्योंकि लवाक़ीन कहते थे उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। कल जैसे ही हमारी नोटिस में ये बात, मैं कहूँगा परसों और कल के रात के दरमियान में, रात 12 बजे मेरे नोटिस में ये बात आई कि कुछ इस तरह का एपिसोड हुआ है, तो साथ ही साथ तहसीलदार जो कंसर्न थे उनको मौके पर रश किया गया ताकि बिल्कुल मौके का वो जायज़ा ले सकें और एक डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट जो हमारी होती है उस हिसाब से वो फॉर्मुलेट करें। और प्रोसीजरल जो एक हमारी रिक्वायरमेंट है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन मेडिकल बोर्ड के थ्रू होना चाहिए, वो CMO साहिबा के थ्रू कंस्टिट्यूट किया गया। और ADC हंदवाड़ा जो कि वहाँ के इंचार्ज भी हैं डिवीजन के, उन्होंने खुद पर्सनली मॉनिटर किया सारी एक्सरसाइज को, पोस्टमार्टम की भी और इंक्वायरी को भी कंप्लीट किया ताकि जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं सारे केस की पूरी तरह से कंप्लीट। आपने पुलिस से इसके बारे में कोई बात की कि मामला क्या हुआ था? कुछ खास पुलिस से बिल्कुल इसके बारे में डिटेल्स ली गई हैं और मजिस्ट्रेट ने उन सभी डिटेल्स को और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की भी उसके अंदर बयानात दर्ज हैं और उनके साथ जो एविडेंसेस भी उन्होंने स्पॉट पे कलेक्ट किए हैं उनका भी उस इंक्वायरी रिपोर्ट में जिक्र है। इनफॉर्मली SP साहब ने एक मेरे को रिपोर्ट जरूर भेजी है, लेकिन फॉर्मल तरीके से वो उस रिपोर्ट के अंदर उसका जिक्र होगा। जुमे के पेश नजर आज जिला अनंतनाग में सख्त बंदिशें और पाबंदियां आयद रहीं। कई इलाकों में गैर एलानिया कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। कस्बा अनंतनाग समेत जिले के तमाम हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई और कई कस्बाजात को जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया था। सड़कों पर ट्रैफिक की नकल हमल मुअत्तल रही। तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें भी बंद रहीं। जिले में कुछ दिन कबल लैंडलाइन को बहाल किया गया था, लेकिन आज कई इलाकों से लैंडलाइन बंद होने की इतला मिली है। जिले में मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं। उधर जिला कुलगाम में आज बंद रहा। जुमे के पेश नजर बंदिश आयद रही। हसास मकामात पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात रहे। कुछ दिनों की राहत के बाद आज जिला अनंतनाग में फिर एक बार इम्तनाई अहकामात और बंदिशें नाफिज रही, जिसके चलते आम जिंदगी जो है दरहम बरहम और मफलूज होकर रह गई। और मैं आपको बता दूं कि ये ज़िला अनंतनाग का लाल चौक है जो जनूबी कश्मीर का तिजारती मरकज़ कहलाया जाता है और इसको खारदार तार से सील कर दिया गया था और जितने भी कस्बा अनंतनाग के दाखिली व खारजी रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया था और सिक्योरिटी के जो इजाफी बंदोबस्त है वो कायम किए गए थे। इंतजामिया का साफ तौर पर ये कहना था कि अमन कानून की सूरत हाल को बहाल रखने के लिए ये जो कदम है वो उठाया गया। तो गुज़श्ता दिनों में जो आम ट्रैफिक, निजी ट्रैफिक की नकल हमल है वो देखने को मिली थी, लेकिन आज दिन के हवाले से ऐसी कोई भी तफसीलात मौसूल नहीं हो पाई है। आम ट्रैफिक के साथ साथ जो निजी ट्रैफिक है वो भी आज दिन भर मुतासिर रहा।
न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। दफा 370 को हटाए हुए एक महीना गुजर जाने के बाद आज भी गांदरबल जिले में अवामी ट्रांसपोर्ट समेत तमाम कारोबारी इदारे बंद रहने की वजह से आम जिंदगी मफलूज रही। अगरचे पूरे जिले में बंदिशें हटा दी गई हैं, ताहम दुकानें, तालीमी इदारे और अवामी ट्रांसपोर्ट बंद रहा। ताहम निजी ट्रैफिक जुज़वी तौर पर सड़कों पर चलता नजर आया। नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। इसी दौरान मरकजी जामा मस्जिद में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए नमाज जुमा की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम जिला भर से किसी भी इलाके से किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई खबर नहीं है। टंगमार्ग, मागाम, कुंजोर, पटन, नाराबल, बेरवा और दीगर इलाकों में आज 33वें रोज भी तिजारती व कारोबारी इदारे बंद रहे। किसी भी गड़बड़ से निपटने और अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सड़कों पर फौज, पुलिस और नीम फौजी अमला तैनात है। सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिलती है। कई मकामात पर निजी गाड़ियों की चेकिंग और लोगों के आई कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। इन इलाकों में हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। शिया अक्सरियती जिला बडगाम में इंतजामिया की जानिब से मुहर्रम के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई है। इस सिलसिले में बडगाम के कई इलाकों में नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए रुकावटें खड़ी की गई हैं। वाज़ेह कि आज मुहर्रम के सिलसिले में पहला ताज़ियती जुलूस निकालने की कोशिश की गई, ताहम इंतजामिया की जानिब से उसे आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। के साथ साथ वादी कश्मीर में भी मुहर्रमुल हराम का महीना जारी है और लोग इमाम बारगाहों और अज़ाखानों का रुख करते हैं और उस बेहतरीन शहादत की याद ताज़ा करते हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का ने मैदानी करबला में पेश की। फ़िलहाल हम बडगाम में मौजूद है। आज छठा मुहर्रम है और छठे मुहर्रम से ही जुलूस-ए अज़ा बरामद होते थे और एडमिनिस्ट्रेशन ने इस साल जो है जुलूसों पर पाबंदी आयद की है। आप देख सकते हैं कि खारदार तारे बिछाई गई है। तमाम तर एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है एडिशनल फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटा जाए। समीउल्लाह, नेटवर्क 18, बडगाम। इस दौरान बडगाम में बंदिशें आयद होने के बावजूद मुहर्रम के सिलसिले में एक मातमी जुलूस निकाला गया। यह जुलूस बडगाम के जोरगुंड से निकाला गया। पुलिस ने उन्हें होरू बडगाम पहुंचकर आगे जाने से रोकने की कोशिश की, ताहम अज़ादार जुलूस की सूरत में आगे बढ़ते गए। जुलूस में शामिल लोगों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के शेल दागे। इस दौरान कई अफराद जख्मी हो गए हैं। बाद में इमाम बाड़ा बडगाम में यह जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। जेके पीपुल्स मूवमेंट की लीडर शहला रशीद पर केस दर्ज हुआ है। मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए शहला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फौज के खिलाफ गुमराह कुन पैगाम फैलाने पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 18 अगस्त को शहला रशीद ने ट्वीट करके फौज पर इल्जाम लगाए थे। उन्होंने कहा था कि फौज कश्मीरियों के घरों में दाखिल हो जाती है, फौज घरों में तोड़ फोड़ मचाती है, फौज घरों में मौजूद राशन को जमीन पर गिरा देती है। शहला रशीद ने शोपिया में 4 मकामी नौजवानों को उठाकर उन पर तशद्दुद करने का भी फौज पर इल्जाम लगाया था। शहला रशीद के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है और इसी मामले में आइए समझते हैं। इस वक्त में जेएनयू से छात्र नेता सौरभ शर्मा हमारे साथ में हैं, एबीपी से हैं। 370 के हटने के बाद केवल कश्मीर में नहीं, देश के तमाम भागों में एक खुशहाली लौटी है और जिस तरीके से पूरी जनता मोदी सरकार पे एक विश्वास जताई थी, मोदी सरकार ने उस पर पूरा अमल किया है। ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं कि देश में शांति रहे, कश्मीर का विकास हो, कश्मीर के जो लोग हैं वो मेन धारा से जुड़े, कश्मीर के लोग भी रोजगार के लिए आगे बढ़े, वहाँ भी कई सारी कंपनियां लगे, क्योंकि अपनी छोटी सी राजनीति के लिए वहाँ पे इस तरीके से बयान देते हैं। हमेशा से ये चाहे कैंपस हो या कैंपस के बाहर आर्मी के खिलाफ बयान दिए हैं। तो मुझे लगता है कि जो स्पेशल सेल ने कार्रवाई की है वो उचित है और संविधान और जो रूल है वो अपने हिसाब से काम करेगी। और इसको मैं दरख्वास्त करता हूं कि इसे थोड़ा सा स्पीड अप होना चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसे लोग जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो आर्मी के खिलाफ बोलते हैं, जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पे आंच आते हैं, इनके खिलाफ हमेशा कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। मंगल की शाम जम्मू खित्ते के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से सीजफायर माहदे की खिलाफ वर्जी की गई थी। केरी इलाके के बटल गांव में की गई बिलाश्तियाल फायरिंग में कई रिहायशी मकानों को नुकसान हुआ और कुछ मवेशी भी जख्मी हो गए हैं। ताहम इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस सूरत हाल के चलते इलाके में खौफ हरास पाया जा रहा है। खड़ा के तहसीलदार ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। लोगों ने न्यूज़ 18 के सामने भी अपने मसाइल उजागर किए।
में 2 मकान आए और वो उनकी दीवारों पर थोड़ी क्रैक आई हुई है। बाकी इतना जानलेवा कोई नुकसान नहीं हुआ, तो जानवरों को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। मेरी सरकार से यही अपील है कि इसका कोई या तो लोगों को कहीं सेफ जगह पर शिफ्ट किया जाए और साथ में इंडियन आर्मी से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वो सीधे एक हमारा जो कुक को छोटा कच्चा हाउस था उसको दीवार को फाड़ कर, फिर हमारे घर के दरवाजे को फाड़ कर और बेड को दोनों साइड से फाड़ के जाके अंदर दीवार को लगा है। हमारे फौजी अफसर भी जहाँ आए थे उन्होंने भी जहाँ जहाँ गोले पड़े हैं वहाँ जाकर मौका और फोटो देखा है और फोटोग्राफी की। ये 70 साल से यहाँ पे एज ए फौज की तरह ये डटे हुए हैं और हम इन लोगों का एक उत्साह और इनको हमें सपोर्ट करनी है इन लोगों की कि जो ये फेस कर रहे हैं। और हमें यही है कि बॉर्डर के लोगों का कि इन लोगों ने जो 70 सालों से जो देखा है उसके लिए हम इनकी अप्रिसिएशन करते हैं। और हम इनको ये मैसेज है कि जब भी कोई छोटी मोटी जो भी फायरिंग शुरू हुए तो इमीडिएट पहले है कि ये अपने सबसे जो सेफ अपना रूम है वहाँ पे चले जाएं। और बंकर्स जो हैं वो तकरीबन 40% यहाँ बन चुके हैं, तो बंकर्स का यूज़ करें। उसके बाद अगर ये फायरिंग लंबी चलती है तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है कुछ ना कुछ इवैक्यूएशन का प्लान करेगी। सर स्कूल्स के लिए क्या कहना चाहते हैं? स्कूल्स अभी जो फायरिंग इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे बंद किए गए हैं। अभी स्कूल्स का हम नहीं कह सकते कि यहाँ छुट्टियाँ डालनी है कि नहीं, क्योंकि अभी रात को जैसे फायरिंग हुई फिर ये फायरिंग हुई नहीं, तो उसका कुछ भी डिसाइड करके हम आज शाम तक बता देंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। 370 हटने के बाद सरकार हर रोज जिंदगी मामूल पर आने की तो बात कर रही है, मगर कश्मीर में काम कर रहे सहाफियों के लिए यह हालात अभी भी पहले जैसे ही हैं। पेश है की रिपोर्ट। कश्मीर में मवासलाती निजाम बंद होने से सबसे ज्यादा सहाफी मुतासिर हुए हैं। मवासलाती निजाम और इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बहाल न होने की वजह से सहाफी लोगों तक तमाम खबरें पहुंचाने से कासिर हैं। बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिनात को हम लोग मुमकिन बना रहे हैं। जिस तरह भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करके जो किए जा सकते हैं, मैं अपने आप को माजूर समझ रहा हूँ कि अब मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं अगर कोई चीज़ लिखूं उसके लिए इंट्रो क्या लिखूं और कंक्लूजन क्या लिखूं। आज जो मैं माहौल देख रहा हूँ मुझे लगता है कि हम 80s की क्या बात है, हम 40 से पीछे ही चले गए हैं। अब कोई सुविधा नहीं है। देखिए आज ज़माना इतना तेज़ है, लेकिन हम जंगल वो के ज़माने में जो है उसी में चल रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई फ़ोन कॉल नहीं है। और देखिए यहाँ पे सिर्फ न्यूज़ भेजने की बात नहीं है, यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स आम लोगों को है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतिजाज, भूख हड़ताल व दीगर सरगर्मियों की वजह से काफी चहल पहल रहती थी, मगर अब यहाँ भी सन्नाटा है। श्रीनगर में काम कर रहे कई सहाफियों और दफ्तरों में काम कर रहे मुलाजमीन का अपने घर वालों के साथ कोई राबिता भी नहीं हो पाया है। अखबारात में शाया होने वाले सफात की तादाद भी काफी घट गई है। मुझे तो अभी लगभग एक महीना लगभग होने लगा कि खुद वो घर वालों के साथ बात नहीं हो पा रही है कि मतलब वो ठीक है, क्या चल रहा है वहाँ। तो मैं तो खुद परेशान हूँ कि मतलब कोई बात ही मत करो कि नॉर्मल डेज में यहाँ पे कितने लोग आया करते थे, मतलब कितनी डेलीगेशंस आया करती थी यहाँ। आज तो उनका भी बेचारों का पता नहीं वो कहाँ किन हालों में, मतलब एक दूसरे के इंसान को पता ही नहीं है। अखबारात व दीगर इदारे अपनी वेबसाइट्स अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की जानिब से मीडिया सेंटर कायम तो किया गया है, मगर सहाफियों के कई मसाइल और सवालात अभी भी अपनी जगह मौजूद हैं। वैसे तो एजेंसी काम करते हैं, हमारा बुलेटिन सभी पेपर्स को जाता था, लेकिन अब हम बुलेटिन बनाते हैं, लेकिन वो बुलेटिन वही लोग अपने अखबारों में शाया कर सकते हैं। या तो उन्हें हमारे पास पेन ड्राइव लेके आना पड़ता है या हमें ही वहाँ पे पेन ड्राइव लेके जाना पड़ता है। तो ये कितना मुश्किल है हमारे लिए हम ही जानते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग वगैरह वो कितना मुश्किल काम है, आप खुद महसूस कर सकते हैं। जो काम हम आधे घंटे में किया करते थे उसी काम में आज पूरा दिन लग जाता है। कि अभी जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी सर्कुलेशन भी बहुत कम है, न होने के बराबर है। अब बहुत सारे लोग जो न्यूज़पेपर है वो फ़ोन पे पढ़ते थे या डेस्कटॉप पे कंप्यूटर पे पढ़ते थे, बट अभी अगर देखेंगे तो सारी वेबसाइट्स डिफंक्ट है, अपडेटेड नहीं है। अगरचे बेशतर इलाकों में लैंडलाइन सर्विस बहाल की गई है, मगर सहाफी मांग कर रहे हैं कि मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए ताकि वो अपनी खिदमत बखूबी
अंजाम दे सकें। खबरों की इस कॉलोनी में जहां खबरें दौड़ के आया करती थी, लेकिन अब यहां सहाफियों को खबरें खोजने से भी नहीं मिल पा रही और न यहां तक पहुंच पाती है। और यहां मौजूदा हालात का असर यहां के सहाफियों पे भी असरअंदाज हो रहा है। अयूब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हुई हैं। जम्मू खित्ते के तिजारत पेशा लोगों का मानना है कि जम्मू में हालात मामूल पर हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि वो जम्मू खित्ते के हालात की बेहतरी के बारे में मुल्क की आवाम को आगाह करें, ताकि जम्मू खित्ते की तरफ सयाह राग़िब होने के साथ साथ तिजारती सरगर्मियां भी पूरी तरह से बहाल हों। पेश एक रिपोर्ट। उन्नीस 1995 से टूर एंड ट्रैवल के साथ जुड़े हुए गोविंद शर्मा इन दिनों काफी मायूस हैं। उनका जम्मू में कायम दफ्तर सूना सूना पड़ा है। दफ्तर में रोजाना सैकड़ों लोगों का आना जाना रहता था, मगर आज कोई नहीं आता। वादी कश्मीर में नामसाइद हालात की वजह से होटलों और गाड़ियों की बुकिंग सिफर के बराबर हो गई है। गोविंद का कहना है कि टूर एंड ट्रैवल का काम मुतासर होने की वजह से उन्हें अपने चंद मुलाजिमीन को भी छुट्टी करना पड़ी है। यही हाल एक और टूर ऑपरेटर राजेंद्र शर्मा का भी है। राजेंद्र का कहना है कि वो रोजाना सयाहों के कम से कम 15 ग्रुप्स के सफर और क़यामताम का इंतजाम किया करते थे, लेकिन वादी में हालात खराब होने के बाद से मुश्किल से ही कोई उनकी खिदमत हासिल करने आता है। शर्मा का कहना है कि जम्मू में टूर एंड ट्रैवल से जुड़े लगभग 500 निजी दफ्तरों का यही हाल है। मेरे पास 3-4 लड़के काम थे। जब मेरी आउटफिट नहीं है, अभी मैं एज ए रेंटल पे मैंने ये दुकान ले रखी है जो आप देख रहे हैं, तो जब मेरा किराया नहीं निकलेगा या कोई काम नहीं होगा तो मैं कहाँ रखूँगा। मैं टूरिस्ट श्रीनगर पे डिपेंड हूँ। जो टूरिस्ट मेरा है नॉर्दर्न इंडिया में कटरा हिमाचल भी करता हूँ, इधर भी करता हूँ। हाँ, जो कॉलेज टूर कोई ऑपरेट करता हो उसको कोई बेनिफिट हो तो बात अलग है, लेकिन आप जहाँ बोलो जम्मू कश्मीर में कोई टूरिस्ट आ रहा है उधर जा रहा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। कटरा वैष्णो देवी का थोड़ा बहुत आता है, उसमें कुछ नहीं है। दिल्ली के 15 से 20 ग्रुप आ रहे थे, तो वो टिल डेट आने थे और सभी की बुकिंग थी, वो सारी कैंसलेशन हो गई। हमारी होटल्स की बुकिंग थी, जम्मू में थी, श्रीनगर में थी, सोनमर्ग में थी, पहलगाम में बुकिंग थी, वो टोटली 100% हमको कैंसिल करनी पड़ी आफ्टर 5th के बाद जो भी थी। और उसके बाद हमारा यहाँ पे यात्रा चलती है, यहाँ पे चंडी अपना मचेल यात्रा जाती है, तो टोटली वो 2-4 दिन भी नहीं चली, वो भी बंद हो गई। उसकी भी बुकिंग होती है क्योंकि उसका हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारी जाती है, लेकिन वहाँ भी क्योंकि ड्यू टू गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे भी उन्होंने वो बैन कर दिया। गुज़श्ता माह की 5 तारीख से जम्मू कश्मीर में जारी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से कारोबारियों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। सयाहों की आमद थम जाने और मामलात जिंदगी ठप रहने की वजह से सयाहत और दीगर शोबों से जुड़े लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगरचे जम्मू के हालात में नुमाया बेहतरी आई है और मामलात जिंदगी बहाल हुई है, तहम कारोबारी सरगर्मियाँ पटरी पर पूरी तरह से लौट नहीं पाई हैं। वादी में हालात गैर यकीनी रहने का असर सीधे तौर पर यहाँ के कारोबार पर भी पड़ रहा है। जम्मू के कारोबारी तबके का कहना है कि ये सरकार का फर्ज बनता है कि वो मुल्की अवाम को जम्मू के बेहतर हालात के बारे में जानकारी फराहम करने की एक मुहिम शुरू करे, ताकि सयाह जम्मू खित्ते की सैर की तरफ राग़िब हो सकें। जम्मू के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इतने सारे पर्यटन स्थान हैं। आप यहाँ 5 दिन का टूर पैकेज बन सकता है पूरी हमारी इस जम्मू सूबे में, अगर आप कश्मीर को माइनस कर दो तो भी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सरकार ने जिस प्रकार एक एडवाइजरी जारी करके लोगों को ये देश दिया था, अब ये उनका दायित्व बनता था कि एक एडवाइजरी और जारी करें। भाई ये सुबह तो पीस है। अब गवर्नमेंट को आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए कि जम्मू में भाई हालात टोटल क्लियर हैं, क्योंकि टूरिस्ट जो उनको दिमाग में बैठा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब हैं, जम्मू में भी ऐसा कि जम्मू में ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे क्या होगा, जब जम्मू में सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा, उसको सेकंड फेज श्रीनगर में भी चलेगा। ये बात काबिल जिक्र है कि कश्मीर खित्ते के मुकाबले में जम्मू खित्ते में हालात मामूल पर आए हैं। खित्ते में मौजूद मुख्तलिफ सयाहती मकामात और यहाँ के तारीखी मंदिरों की सैर के लिए सयाह बिला रोक टोक आ सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटने के बाद कश्मीर में बंदिशों की वजह से जो हालात हैं, ऐसे में मुल्क के कई हिस्सों में मुकीम कश्मीरी लोगों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। दिल्ली के दिल में वाक़ कनॉट प्लेस में दफा 370 को हटाए जाने की खुशी कुछ अलग तरीके से जाहिर की गई। यहां पर 370 मेनू जारी करके खाने में कश्मीरियों के लिए खुसूसी छूट दी जा रही है। आपको करना यह है कि रेस्टोरेंट में जाकर अपनी शनाख्ती कार्ड दिखाना है। अगर आप कश्मीरी पाए गए तो आपको खाने पर 370 रुपए की छूट दी जाएगी। रेस्टोरेंट में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सुपर साइज थाली दस्तयाब रखी गई है। एक और खास बात यह है कि जो गैर कश्मीरी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे उनके पैसे में से 170 रुपए की रकम कश्मीरियों की मदद के लिए वक्फ की जाएगी। खाने में कश्मीरी पुलाव के अलावा खमीर की रोटी, नदरू की शामी, दम आलू और कहवा शामिल हैं। सोशल मीडिया पर भी इस रेस्टोरेंट की दिलचस्प पहल की खबर वायरल होने लगी है। जम्मू कश्मीर में 370 को हटाकर सरकार ने जो एक बड़ा फैसला लिया है, उसकी पूरे देश भर में सराहना हो रही है और तमाम लोग इसको लेकर खुश भी हैं और अपने अपने तरीके से खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में खड़े हैं और यहां पर इस रेस्टोरेंट में एक मेन्यू तैयार किया गया है जो आर्टिकल 370 पर है और कहीं ना कहीं इस मेन्यू के जरिए वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और पूरे कश्मीर वासियों के साथ खड़े रहने की बात कर रहे हैं। तो क्या है वो मेन्यू, आपको दिखाते हैं। तो ये थाली बहुत बड़ी है और इसका जायका कैसा है, इसको समझने के लिए इस वक्त अडोर के शेफ कैलाश हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से जानते हैं कि इसका जायका कैसा है। कैलाश, सबसे पहले तो आप इस थाली के बारे में बताइए। मैम, ये यूनाइटेड इंडिया थाली धारा 370 जो इंडियन है उसके अगेंस्ट में बनाई हमने थाली। इसमें 28 स्टेट का खाना है हमारे पूरा, जिसमें 370 कश्मीर का पार्ट हमने ज्यादा जोड़ा हुआ है, जिसमें हमारा कबाब है, नादरू कबाब, खमीरी रोटी, ये दम आलू कश्मीरी, ये पुलाव है, मिक्स पुलाव, ये वो है कहवा है कश्मीर का। तो ये टोटल 28 वो है इसमें डिशे है मैम। इसमें मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ का खाना है। ये कश्मीरी छोले, वो हिमाचली छोले हमारे, ये हरियाणा की दाल है, ये दिल्ली का पनीर बटर मसाला, ये बिहार से हमारी पूरी भाजी है, ये नॉर्थ ईस्ट है, इसमें सपाले हैं, नॉन वेज सपाले, ठीक है मैम। ये वो है हमारा बेगुनी है बंगाल की, ये हमारी दूध की कड़ी हो गई, ये हमारा दालमा है उड़ीसा का, ये बॉम्बे चले गए हम, बॉम्बे का आलू बड़ी है, ये भिंडी है हमारे गुजरात की, और मैम ये हमारा टिप्पन है, इसको मैं खोल के दिखाऊंगा, सरप्राइज है, ठीक है मैम। इसमें जैसे हमारा ग्रीन सैलेड हो गया, ये बेसिकली बात है कर्नाटक का, और ये हमारी वेज बिरयानी है। कश्मीरी कुजीन की बात की जाए तो जिस तरह से बात कर रही थी आपसे, आपने कहा पहले कुछ और था लेकिन इस बार इसको इंक्लूड किया गया है। तो क्या कोई जिस तरह से 370 हटना एक बड़ी खुशी है, तो उसी का मेन्यू चेंज किया हमने, उसमें कश्मीर के कुछ चीजें ऐड की हमने, 4-5 चीजें ऐड की, प्लस इसमें हमने इसका प्राइस 370 रुपये बढ़ाया है, जो कि अगर कश्मीरी कोई क्लाइंट आता है, गेस्ट आता है, वो आईडी प्रूफ दिखाएगा तो उसका 370 रुपये माइनस कर दिए जाएंगे। अगर कोई आएगा उसके 370 में से हम 170 रुपये कश्मीर को डोनेट करेंगे। आर्टिकल 370 की मेन्यू वाली जो ये थाली है ना, वो अपने आप में बेहद जायकेदार है और खासतौर पर कश्मीरी कुजीन की बात की जाए तो बेहद शानदार। तो हम तो बस यही कहेंगे कि आप यहाँ पर जरूर आए, इस पूरी थाली का लुत्फ उठाए और खास तौर पर अगर कश्मीरी व्यंजन की बात की जाए तो इसे जरूर खाए। तो मैं नीलू अपने कैमरामैन अंकित के साथ आपको बाय बाय करती हूं और मैं इसका मजा लेती हूं। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम गुजरात के शहर वडोदरा पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की यह क्रिकेट टीम 10 दिनों के लिए वडोदरा में रणजी ट्रॉफी की प्रैक्टिस करेगी। इसके लिए वडोदरा का मोतीबाग क्रिकेट ग्राउंड प्रैक्टिस के लिए मुख्तस किया गया है। टीम के कोच मारूफ क्रिकेटर इरफान पठान हैं। खिलाड़ियों को मैदान में प्रैक्टिस में मसरूफ देखा जा रहा है।
आने वाली रणजी सीजन है उसके लिए जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम को प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने जो इनका जो रणजी ट्रॉफी की तैयारियों के लिए जो कैंप है वो वडोदरा में यहाँ पे शिफ्ट किया है। देखिए अभी हम लोग वडोदरा के जो मोतीबाग क्रिकेट ग्राउंड वहाँ पे उपस्थित है और यहाँ पे पूरा जो जम्मू कश्मीर के जो क्रिकेटर्स है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। 10 दिन के लिए ये प्रैक्टिस का सेशन का ऑर्गेनाइज किया गया है और मेंटर इरफान पठान वहाँ पे उपस्थित है और वो पूरी टीम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मोतीबाग के जो ऑर्गेनाइजर्स है इन्होंने बिल्कुल एक भी पैसा लिए बिना जम्मू कश्मीर टीम के खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड दिया गया है। तो पूरी जो जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर्स यहाँ पे उपस्थित है और उसको मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे रखी गई है। कैमरामैन अंकित गौंसीकर के साथ फरीद खान, न्यूज़ 18 वडोदरा। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। महकमे हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग के डायरेक्टर सैयद शहनवाज बुखारी ने कहा है कि हुकूमत की मदाखलत की बदौलत मेवा काश्तकारों को पैदावार की अच्छी कीमत मिलेगी। न्यूज 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद के साथ बातचीत करते हुए शहनवाज बुखारी ने कहा कि निफ्ट की टीम ने कश्मीर का दौरा किया। बुखारी ने कहा कि उनके साथ कलेक्शन सेंटर्स और दीगर मुतल्लिक़ अमूर के हवाले से बातचीत की गई। बुखारी ने कहा कि मुस्तक़बिल में कश्मीर में ऑनलाइन मार्केटिंग का तरीक़ाकार अपनाने की कोशिश होगी। सब जो एप्पल ग्रोवर्स हमारे हैं उनसे वादा किया गया है कि उनका जो प्रोड्यूस होगा, जो कि जिस तरह के हालात यहाँ पे हैं इस वक्त, उनसे वादा किया गया है कि उनका जो प्रोड्यूस होगा उसको सही कीमत मिलेगी। उस सिलसिले में आपका महकमा क्या कर रहा है? देखिए हमारे फार्मर्स स्ट्रेस में थे। गवर्नमेंट सेंस्ड ऑल दिस, इस वजह से इन्होंने एक एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी नाफेड, उनको इनमें रोपिन किया। तो नाफेड के साथ हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सेटल हो रही हैं इस वक्त। उसमें नाफेड को एक लिमिट दिया गया है। दिल टेक 12 लाख मेट्रिक टन्स आउट ऑफ 22 विच इज़ टोटल प्रोडक्शन जो है उसमें से तकरीबन 50% वो ले जाएंगे। तो ये एक एश्योर्ड उनका जो ट्रेड है ये गवर्नमेंट उनको कराना चाहती है। यानी किसानों का जो 50% है अब ये होगा कैसे? किसानों को कैसे पता चले? नाफेड की टीम यहाँ आई थी और उन्होंने किस तरह की यहाँ पे सरगर्मियाँ की और ये जो ट्रेड होगा कैसे? एक इसका ड्राफ्ट बना जो हमने बनाया, वो हमने हमारी लोकल गवर्नमेंट को दिया। लोकल गवर्नमेंट ने वो फॉरवर्ड किया है। इट विल कम बैक आफ्टर अप्रूवल। एक टीम बनेगी यहाँ लोकल लेवल पे, 2-3 डायरेक्टर्स इसमें होंगे। नाफेड का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा और एसोसिएशंस का मेंबर होगा। फ्रूट ग्रोइंग जी जी जी। तो इसमें क्वालिटी भी चेक होगी और रेट भी तय होगा। तो उस रेट पे उस क्वालिटी को ये खरीदेंगे हमारे थ्रू, हम खरीदेंगे, इनको देंगे, ये ले जाएंगे, पेमेंट हमारे खाते में आएगी और ऑनवर्ड उसका जो डिसबर्समेंट है वो ऑनलाइन हो जाएगा फार्मर्स के। ग्रेडिंग को लेकर यहाँ पे हमेशा ये खदशे रहते हैं कि पता नहीं वो किस ग्रेड को ए ग्रेड मानेंगे। उस सिलसिले में क्या कुछ लवाजमात तय हैं? नाफेड की जो रेट होगी वो कौन तय करेगा और फिर इसकी ग्रेडिंग कौन तय करेगा कि ए ग्रेड क्या है, बी ग्रेड क्या है? वही मैंने कहा, इसकी 2 कमेटीज बनेगी। कमेटी? हाँ, एक प्राइस कमेटी बनेगी जो प्राइसेस का सेट करेगी। ग्रेडिंग दूसरी कमेटी, उसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे जो तय करेंगे ये ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड है, ये सी ग्रेड है, ये मिक्स है ए बी सी। तो ये ग्रेडिंग भी वहीं पे तय हो जाएगी। हमारे कुछ कलेक्शन सेंटर्स है, जैसे हमने सेट किए हैं 3 कलेक्शन सेंटर्स। एक हमने सोपोर में, सोपोर मंडी में, दूसरा हमने पारमपुरा मंडी में और तीसरा हमने पुलवामा में रखा है। तो इन कलेक्शन सेंटर्स पे ये सारे ग्रोवर्स, इसकी पब्लिसिटी हो जाएगी, इनको बताया जाएगा भाई आप ले आओ माल, आपके रेट्स ये मिलेंगे इस ग्रेड के। तो ग्रेडिंग के हिसाब से लाएंगे माल। ऐसे किसान हैं जो अपने जो नॉर्मल तरीका है उनका, क्योंकि जो बाकी 50% रहेगा वो फ्रूट मंडियाँ काम नहीं कर रही हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर पिछले साल के फिगर्स आज तक और इस साल के फिगर्स आज तक ले जाएं
जो फ्रूट मूवमेंट है, तो इस साल 1,67,000 मीट्रिक टन फ्रूट बाहर गया है, जबकि इसी टाइम में पिछले साल सिर्फ 1 लाख मीट्रिक टन बाहर गया था। इसका मतलब है फ्रूट मूवमेंट रेगुलर है, 300 से 350 ट्रक्स डेली जा रहे हैं, तो इसमें वो दिक्कत नहीं है। माल ऑर्चर्ड से फील्ड से डायरेक्टली बाहर जाता है, बिल्कुल जा रहा है। लेकिन बात जब जो हमारी ग्रोवर से हुई, वो कहते हैं माल तो जा रहा है, दो चीज़ें, एक उसकी रेट वो सही नहीं ले आता है वहाँ से, दूसरा जो किराया है ट्रकों का वो बहुत ज़्यादा है। इस पे कुछ तरीका निकालें। उसी के बारे में यही है ना, जो अनटाइड है, जो अभी अनटाइड है, बिल्कुल, बाकी तो टाइड है, जो चला गया बाहर। इनके अपने बिजनेस रिलेशंस होते हैं इन बिटवीन ट्रेडर्स एंड ग्रोवर्स। तो उस जो मैंने आपको मॉडल्स 2-3 बताए, तो उन मॉडल्स के थ्रू जिनका ये फ्रूट बाहर जाना था वो चला गया, जिनका रुका हुआ था, जो अनटाइड है, जिसका हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका मार्केट मिले, तो वो यही इसी नेफेड के थ्रू उस अनटाइड जो क्वांटम है इसका फ्रूट का, इसको हम ले जा रहे हैं बाहर मार्केट्स में, तो इसका अच्छा खासा रेट मिलेगा इनको। आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग दुनिया भर में चलती है, हम यहाँ कश्मीर में क्यों कामयाब नहीं होते कि हम इस फ्रूट की एक ऑनलाइन मार्केटिंग का कोई काउंटर, कोई तरीका ढूंढ निकालते? इसमें देखिए, हमारे यहाँ एज ओल्ड ट्रेडिशन है जो हमारे यहाँ बिडिंग के, ऑक्शनिंग के हवाले से, तो वो एक अंडर कवर होता है बिडिंग, उसका हमें नहीं पता चलता, सिर्फ उस ग्रोवर को पता चलता है कितना रेट दे रहे हैं, बाकियों को नहीं पता चलता। तो इसको अवॉइड करने के लिए चूँकि आजकल जैसे आपने बताया कि ट्रेंड है ई मार्केटिंग की, उस हवाले से हमने भी कुछ प्रोजेक्ट्स भेजे थे फॉर अप्रूवल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहाँ से अभी 2 प्रोजेक्ट्स अप्रूव होके आए हैं, एक नरवाल मंडी के लिए जम्मू में और दूसरा पारमपुरा मंडी के लिए श्रीनगर में। उसमें मैंने विज़िट भी किए हैं, पहले मैंने देखा है बाहर वाली मंडियों में, वहाँ पे बिजनेस इसके थ्रू बहुत अच्छा फ्लिप हो गया है, अच्छी रेट्स भी अच्छी रेट्स आ रही हैं। तो ये हमें बताएगा, पैसे भी दिए गए हैं, तो उन पैसों से हम ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं दोनों जगह ये प्रोजेक्ट्स, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। कहीं भी बैठ के मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है इंसान, क्योंकि इसकी ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन वगैरह सारा डिस्प्ले हो जाएगा। ग्रेडिंग, सर्टिफिकेशन, तो पता चलेगा घर बैठे, दुकान पे बैठे कि भाई ये किस ग्रेड का माल है, किस रेट पे मिल रहा है, तो वो उसमें उसी हिसाब से ऑनलाइन पार्टिसिपेट करेगा ऑक्शनिंग में। तो इससे रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने का ये है प्रोविज़न है, तो वो बढ़ेगा ज़रूर। इसमें एक मसला हमारा आता है ग्रेडिंग का, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ए और बी को मिलाते हैं, ए और सी को मिलाते हैं, उसमें कुछ मुश्किलें तो नहीं होंगी? नहीं, अगर सी ग्रेड को सेग्रीगेट किया जाए तो नेचुरली इम्प्रूव हो जाएगी ग्रेडिंग। वो है दिक्कत यहाँ पे, हमारे सी स्टोर्स अभी 20 ही हैं जिनकी कैपेसिटी अभी 1 लाख मीट्रिक टन है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 7-8 मीट्रिक टन है, 1 लाख मीट्रिक टन है, तो उस हिसाब से अभी हम काफ़ी पीछे हैं। लेकिन उन सी स्टोर्स में मैकेनाइज्ड ग्रेडिंग वो प्रोविजंस हैं, वो अलग करते हैं इनको, तो वहाँ परफेक्ट ए, परफेक्ट बी और परफेक्ट मिक्सचर या परफेक्ट सी मिलता है, उसी हिसाब से वो बाहर जाता है फिर मंडियों में एज पर द डिमांड, तो उसमें ये ग्रेडिंग इम्प्रूव हो जाती है। वही हम सोचते हैं कि एक ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट हर मंडी में एस्टैब्लिश किया जाए ताकि ग्रेडिंग हर जगह इम्प्रूव हो जाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यूँ तो जम्मू कश्मीर में हर जगह सरकारी और निजी तालीमी इदारे काम कर रहे हैं और इनमें लाखों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर हमारे समाज में ऐसे भी कई वालिदैन हैं जो माली तंगी की वजह से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। ऐसे बच्चों को तालीम के नूर से आरास्ता करने के लिए जम्मू की मनप्रीत कौर नामी खातून ने सनराइज नाम से छेनी में एक स्कूल कायम किया है। यहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने के साथ साथ उन्हें मुफ्त किताबें और वर्दियाँ भी दी जा रही हैं। मनप्रीत तिजारत पेशा खातून हैं और वो अपनी आमदनी का एक हिस्सा इस अजीम काम पर खर्च करती हैं। इन्हें इस काम में मजीद कई काम करने वाली खवातीन का साथ भी मिल रहा है। बच्चे इस इक़दाम से बेहद खुश हैं। और पहले मुझे वैसे 14 में होना चाहिए था 8 में, तो अभी मैं लेट मेरा एडमिशन हुआ इसलिए 4th क्लास में हूँ।
और मेरे मम्मी पापा भी दिहाड़ी लगाते हैं, उनके पास भी इतने पैसे नहीं होते थे, इसलिए अभी हम इसी स्कूल में हैं। और ये स्कूल भी अच्छा है, टीचरें भी अच्छी हैं, सारी एजुकेशन भी फ्री देते हैं, ना ज़्यादा वो करती हैं, डांटते भी नहीं हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती। और मैं भी चाहती हूँ कि शायद मैं भी कुछ पढ़ूँ लिखूँ आगे बढ़ूँ, और मेरा ड्रीम है कि मैं पढ़ लिख के टीचर बनूँ। अपने मतलब जैसे हमारी टीचर भी पढ़ाती हैं दूसरे बच्चों को, ऐसी मैं भी कैसे पढ़ाऊँ, मेरा भी यही सपना है। और मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ और अपने टीचरों का नाम रोशन करूँ, बस यही ख्वाहिश है मेरी भगवान से। मैं पहले दूसरे स्कूल में पढ़ता था, फिर मेरे मम्मी डैडी वहाँ पर फीस लगती थी तो मम्मी डैडी उधर पैसे दे नहीं पाते थे, इसलिए वहाँ से मेरा स्कूल से निकाल दिया मेरे को। तो फिर मैं इधर स्कूल की टीम आई, मेरे 3-4 साल वेस्ट हो गए। इधर की स्कूल की टीम आई मेरे घर पर, मेरे मम्मी डैडी को बोला यहाँ पर फ्री एजुकेशन है तो यहाँ पर अपने लड़कों को एजुकेशन करा दो। ये हम फ्री एजुकेशन स्कूल जो है 2012 से चला रहे हैं। तो बाय प्रोफेशन हम एक कंसल्टेंट हैं। ऐसे ही हमने 2-4 फ्रेंड्स ने वी हैव स्टार्टेड इट। तो हमने प्लान किया कि क्यों ना कुछ जो पैसा हमें आता है उसके प्रॉफिट से कुछ अच्छा काम किया जाए। देन वी प्लान आउट कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ हम करें, तो इससे बेहतरीन प्लान मेरे को सूझा नहीं। देन वी हैव स्टार्टेड इट। वी आर गिविंग फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को यूनिफॉर्म, बुक्स, पेंसिल, रबर सब चीज़ें दे रहे हैं। और प्लस हम बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट में भी बहुत वर्कआउट करते हैं कि बच्चा जो है वो ओवरऑल जो है डेवलप हो। अभी तक तो ऐसा हमें गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं मिली है, और हाँ आने वाले टाइम पे तो ज़रूरी है गवर्नमेंट, क्योंकि हम गवर्नमेंट का ही काम हम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी हमें खुद कुछ करे और हम इस स्कूल को और आगे तक लेके जाएं। जम्मू के जानीपुर से मुहर्रम के सिलसिले में एक मातमी जुलूस बरामद हुआ। ये मातमी जुलूस शहजादा इमाम कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत पर मातम करने की गर्ज से निकाला गया, जिन्होंने दीगर शुहदाए करबला के साथ शहादत पाई थी। अज़ादार नोहा और मरसिया ख्वानी करते हुए शहजादा इमाम कासिम को खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। न्यू प्लॉट इमाम बारगाह में मगरिब की नमाज के साथ ही ये जुलूस अख्तिताम पजीर हुआ। करबला वो वाक़ा है जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी और अपने अजीज़ व अकारब और बच्चों की शहादत देकर, कुर्बानी देकर इस्लाम को हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। बल्कि ना सिर्फ इस्लाम को बल्कि तमाम मज़ाहिब को इतना सर बुलंद और ऊंचा कर दिया कि इंसानियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर फ़ख्र करती रहेगी। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में यह फ़ख्र है, हमें आज़ादी है अपना इजहार बयान करने की, और हम खुशकिस्मत हैं कि आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। ये एक अजीम व शान जो शहादत आज से 1400 साल पहले इस्लामिक हिस्ट्री में इससे बड़ी शहादत आज तक कोई नहीं हुई है। और इस शहादत का जो मकसद है वो मकसद ये है कि इंसानियत को ज़िंदा रखा जाए। ये तब भी करगिल में LHDC की जानब से मुहर्रम के सिलसिले में एक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया। LHDC के कारगुजार चेयरमैन सैयद अब्बास रिजवी ने मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। कई आला अफसरान इस मौके पर मौजूद रहे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म व इंडस्ट्रीज नवीन चौधरी ने मुताल्लिक़ अफसरान के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया। इस मौके पर DC CEO LHDC बसीरुल हक चौधरी और कई दीगर अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर होटलर्स और सयाहत शोबे से जुड़े दीगर अफराद के मसाइल सुने और इनके मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया। DC पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने एक मीटिंग तलब की। इस मौके पर जिले में अहम अद्वियात की दस्तियाबी का जायजा लिया गया। DC को आगाह किया गया कि जिला पुलवामा में अहम अद्वियात और दीगर दवाओं का वाफिर स्टॉक मौजूद है। सैयद आबिद रशीद ने मुतल्लिक़ा मेडिकल अफसरान पर जोर दिया कि किसी भी अहम मेडिसिन की कमी का पता चलते ही जिला इंतजामिया को इत्तला करें। स्वच्छता मिशन के तहत माता वैष्णो देवी मंदिर को अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हाथों माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO समरनदीप सिंह ने हासिल किया। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह अवार्ड मिलने से लोगों और यात्रियों ने मसरत का इजहार किया। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को साफ सुथराई में टॉप लिस्ट में शामिल किया गया है। साफ सफाई रहती है, हर चीज की मेंटेनेंस रहती है। आप शौचालय देख लो, सड़कें देख लो, कहीं देख लो, हर समय सफाई होती नजर आती है। हाँ, मैंने सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये वाकई में सही में दिया गया है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। कंट्री भी अच्छी है और पानी की सुविधा भी बहुत अच्छी है, सफाई भी बहुत अच्छी है। आए सब यहाँ पे आए, बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे आके।
माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को स्वच्छ भारत मिशन के तहत अवार्ड मिला है। माता वैष्णो देवी की साफ सुथराई में टॉप लिस्ट में शामिल किया गया है।